हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और सुनाइए, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? हम सेल के 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 5th लेक्चर है सेल का, जिसमें हम एंडोसिम्बायोन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। हमने सब कुछ बाकी सेल में कंप्लीट कर लिया है। सेल और एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस कर लिया है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस कर लिया है। और भी हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम करेंगे, एक लेक्चर और लगेगा, इसके बाद फिर आपका सेल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। सेल डिवीजन ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें बस 2-3 लेक्चर लगेंगे और सेल डिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए आज हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे। एंडोसिम्बायोन थ्योरी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही डीप स्ट्रक्चर, डीप स्टडी करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और फिर इसके अलावा जो यहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा वो एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है, ये मान लीजिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए जाते हैं नोट्स में। कोई आलतू फालतू चीजें नहीं होती है, सब काम की चीजें होती हैं। आगे देखिए, फंक्शंस देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। फिर उसके बाद देखेंगे प्लास्टिड को। प्लास्टिड थोड़ा बहुत कराया था मैंने, बस क्लासिफिकेशन कराया था, लेकिन अब यहां पर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम राइबोसोम के बारे में देखेंगे कि राइबोसोम कहां कहां प्रेजेंट होता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। राइबोसोम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस स्लाइड में आपके कंप्लीट होंगे, ओके। आगे देखिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ओके। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में देखेंगे, डीप जो स्टडी करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की करेंगे। बस आज इतना ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आपके पॉजिटिव कमेंट देखकर बहुत खुशी मिलती है मुझे। पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो कमेंट करा करिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा एनसीईआरटी, बायोलॉजी की पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगी मैं। और अभी अभी तो ये सेल चल रहा है ना, आप आगे देखिएगा, एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, या प्लांट फिजियोलॉजी हो, एनिमल फिजियोलॉजी हो, सब ही मैं इसी तरीके से सारे टॉपिक इसी तरीके से कवर कराऊंगी। आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। एनिमल किंगडम से डर लगता है ना बच्चों को, एनिमल किंगडम का डर खत्म हो जाएगा आपका, एनिमल फिजियोलॉजी का डर खत्म हो जाएगा। सब कुछ बहुत ही अच्छे से कवर कराऊंगी, बस आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए और अपना नोट तैयार करिए। मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अपना नोट जब आप बनाएंगे ना, अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, तो ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अच्छे से वो प्रिपेयर होते जाएंगे टॉपिक, ओके। चलिए आज देखते हैं हम सबसे पहले एंडोसिम्बायोन थ्योरी। देखिए, एंडोसिम्बायोन थ्योरी क्या कहती है कि इवोल्यूशन में भी हम इसे पढ़ेंगे। इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन दोनों की ओरिजिन किससे हुई है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हुई है, ये एंडोसिम्बायोन थ्योरी कहती है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कैसी सेल्स हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट इनकी ओरिजिन हुई है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, ओके। अब देखिए, इनकी ओरिजिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हुई है, तो सिमिलरिटीज, क्या क्या सिमिलरिटीज इनमें है ये देखेंगे हम कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या पाया जाता है? 70s राइबोसोम, ओके। अगर मैं यूकैरियोटिक
ऑर्गेनिज्म की बात करूं या यूकेरियोटिक कोई सी भी सेल की बात करूं तो उसमें जो राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, एटीएस टाइप का होता है। बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसी दो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, यूकेरियोटिक सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये किसका फीचर है, ये तो बैक्टीरिया का फीचर है, प्रोकैरियोट का फीचर है। बट इसमें सिमिलरिटी ये पाई जाती है कि यहां भी 70s राइबोसोम होता है। ओके, अब देखिए सेकंड सिमिलरिटी है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका फीचर है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फीचर है प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया का। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों में भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, आगे देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नेकेड डीएनए पाया जाता है। नेकेड डीएनए का मतलब नो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होगा। बट माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यूकेरियोट्स होते हुए भी इनमें नेकेड डीएनए पाया जाता है। हमने देखा था यूकेरियोट्स में तो होता है हिस्टोन प्रोटीन, बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में क्या है, नेकेड डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं। ओके, आगे देखिए, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी आईएमपी, पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन में भी पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों डबल मेम्ब्रेनस हैं और आउटर मेम्ब्रेन जो है इनकी वहां पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब देखिए डिवाइड, दोनों डिवाइड ये कैसे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बाइनरी फिजन के द्वारा और प्रोकैरियोट्स में भी बाइनरी फिजन के द्वारा बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं। समझ में आई आपको एंडोसिम्बायोन थ्योरी? समझ में आई तो प्लीज लाइक करिएगा। ओके, आगे देखिए, अब हम बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक कैसा स्ट्रक्चर है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। अब मैं आपको बताती हूँ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कैसे है ये। देखिए, मान लीजिए कि आप अपना खर्चा उठा लेते हैं, आपकी अर्निंग अच्छी खासी है और अपना खर्चा आप खुद उठाते हैं, पेरेंट्स से पैसे नहीं लेते हैं, तो आप क्या हुए, ऑटोनॉमस। और अगर मान लीजिए कि आप पूरी तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंडेड हैं, अपना खर्चा खुद नहीं उठाते हैं, पेरेंट्स से पैसे लेते हैं, तो आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप कुछ खर्चा तो अपना उठा लेते हैं, ठीक है, आपकी अर्निंग कम है, कुछ खर्चा अपने आप उठा लेते हैं, कुछ पैसे पेरेंट्स से ले लेते हैं, तो आप क्या हुए, सेमी ऑटोनॉमस। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, मतलब इनके पास खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए भी है, बट अपने डीएनए से ये केवल 10% प्रोटीन ही बना पाते हैं। बाकी प्रोटीन किससे बनाते हैं, बाकी काम निकालने के लिए ये न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, बाकी जो प्रोटीन बनाते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दोनों किसके डीएनए से, न्यूक्लियस के डीएनए से बनाते हैं। तो ये कैसे हो गए, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और कौन कौन से माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेनस हैं, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है और न्यूक्लियस है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये तीनों ही कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेनस हैं, दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड हैं ये। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी स्मॉलर सब यूनिट 30s और लार्जर सब यूनिट 50s है। अब नोट करके यहां पे मैंने लिखा है कि
एनिमल सेल, वैसे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम ही लगाना। अगर एग्जामिनर का कोई पता नहीं है, एग्जामिनर ने और डीप जाकर क्वेश्चन पूछा तो वो ये भी पूछ सकता है कि बताइए एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप का राइबोसोम है, तो आपको याद रखना है 55s राइबोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, ये थोड़ी हायर बुक्स में दे रखा है। एनिमल सेल में कैसा राइबोसोम है, 55s राइबोसोम। इसकी स्मॉलर सब यूनिट क्या है, 25s, और लार्जर सब यूनिट 35s। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, पोरिन प्रोटीन है और नेकेड डीएनए है। अभी हमने पीछे देखा ना। चलिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, एटीपी सिंथेसिस होती है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसके पार्टिकल्स के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, क्या, रैकर्स पार्टिकल और FOF1 पार्टिकल, या FOF1 पार्टिकल को ही ऑक्सीजोम कहते हैं, या इसे ही फर्नांडिस मोरन पार्टिकल कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम है फर्नांडिस मोरन, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी, इसलिए इसका नाम फर्नांडिस मोरन पार्टिकल भी रखा गया। फर्नांडिस मोरन पार्टिकल्स कहते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम है, सारे नाम आपको लर्न रखने हैं कि FOF1 पार्टिकल को ही ऑक्सीजोम कहते हैं, या फर्नांडिस मोरन पार्टिकल कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर। देखिए, डबल मेम्ब्रेनस, आउटर मेम्ब्रेन ये है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन ये रही, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग होकर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है। ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं इसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। कैसा डीएनए है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे भले ही ऐसे दिखाया गया है, लीनियर दिखाया गया है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। ओके, अब इनके पास अपने राइबोसोम्स भी हैं। देखिए ये हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम कैसे हैं, 70s टाइप के राइबोसोम्स हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इस पे जो क्रिस्टी है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसी पे ही FOF1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसे ऑक्सीजोम या फर्नांडिस मोरन पार्टिकल कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भरा होता है फ्लूइड, उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो FOF1 पार्टिकल है ना, यहीं पर ही एक एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है, और यहीं पर ही एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी सिंथेसिस करता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी की सिंथेसिस यहीं होती है, इसके ऑक्सीजोम पर। आगे देखिए, समझ में आया, इज इट क्लियर। आगे देखिए, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार ऑब्जर्व किसने किया, कॉलिकर ने। कॉलिकर ने ऑब्जर्व किया, वो भी कहां,
इंसेक्ट की थाई मसल में। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर इन थाई मसल ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की थाई मसल में इन्होंने ऑब्जर्व किया और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? सार्कोजोम कहा। सार्कोजोम कहा। अब देखिए मसल्स में देखा ना इन्होंने, और मसल्स की स्टडी को सार्कोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सार्कोजोम नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया को। अब तब से ही मसल्स में जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसे मसल्स की माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा सार्कोजोम कहते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी IMP कि मसल्स की माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो सार्कोजोम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिर उसके बाद फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला कहा। अल्टमान ने क्या कहा? अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया कहा किसने? नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। बेंडा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया। अब डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है? तो अल्टमान को जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है? अल्टमान को जाता है। आगे देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग किसके द्वारा की जाती है? स्टेनिंग किसके द्वारा की जाती है? जेनस बी ग्रीन या जेंसियन वायोलेट। जेनस बी ग्रीन या जेंसियन वायोलेट, इसके द्वारा की जाती है। ओके, स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? डाई करना होता है। डाई से कलर करके माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो डाई करना ही स्टेनिंग कहलाती है। और जो इसकी स्टेन होता है उसे डाई ही कहते हैं। तो ये क्या है? जेनस बी ग्रीन या जेंसियन वायोलेट यूज होता है किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब देखिए वही स्ट्रक्चर है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो फोल्ड होकर क्या बनाते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिया। इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी पे क्या प्रेजेंट है ये बताइए जल्दी? ऑक्सीजोम या FOF1 पार्टिकल इसे ही कहते हैं। इस पे क्या हो रही है? ATP सिंथेसिस। देखिए इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, आगे देखिए, जो एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या काम करता है? हेल्प इन एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। ओके, अब देखिए यहां पे राइबोसोम कैसे हैं? राइबोसोम दिखाए गए हैं। ये राइबोसोम की एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम? 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट हैं। आगे देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोप्लास्ट क्या होता है? व्हाट इज माइटोप्लास्ट? तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया में से हम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हटा दें तो जो कुछ बचता है वो क्या है? माइटोप्लास्ट। ये आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम हटा दें तो जो कुछ भी बचा वो क्या है? माइटोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस देख लीजिए। हेल्प इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पाया जाता है? इसकी इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेल्प इन एरोबिक रेस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है? एरोबिक रेस्पायरेशन में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इन प्लांट्स हेल्प इन फोटो रेस्पायरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें C2 साइकिल पाई जाती है, C2 साइकिल प्रेजेंट है, C2 प्लांट्स जो हैं उसमें फोटो रेस्पायरेशन होता है। फोटो रेस्पायरेशन जहां जहां होता है वहां 3 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम भी आता है। आगे ये चीज डीपली पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, जब फोटो रेस्पायरेशन पढ़ाऊंगी। फोटो रेस्पायरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल्स यूज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ 10% प्रोटीन। अभी बताया ना मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना डीएनए होता है उससे वो केवल 10% प्रोटीन बना रहा है, और बाकी जो प्रोटीन बना रहा है वो किससे ले रहा है? न्यूक्लियस के डीएनए से। न्यूक्लियस के डीएनए से हेल्प ले रहा है, तो ये कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया से कोई भी क्वेश्चन आता है यहां से नहीं बच के जाएगा, क्योंकि सब कुछ ही बता दिया है मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ओके, आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। अब आते हैं हम प्लास्टिड पे। जल्दी बताइए कि प्लास्टिड किसका फीचर है? प्लास्टिड कहां प्रेजेंट होता है? हाँ, केवल प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होता। प्लास्टिड कभी भी एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होगा। प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, यूग्लिना में भी प्रेजेंट है। यूग्लिना एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है ना, यूग्लिना। यूग्लिना में और ऑल प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट है। अब मैंने अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेनस हैं। तो प्लास्टिड भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने करी? सिम्पर ने करी। प्लास्टिड में देखिए, सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल में, वो सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट तो वैक्यूल है ना। मैंने बताया था प्लांट सेल बना के कि प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम तो वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसलिए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल पूछा जाएगा प्लांट सेल में तो क्या है? वैक्यूल। और सेकंड लार्जेस्ट प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड कैन बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई से हम ऐसे ही माइक्रोस्कोप के बिना भी इसे देख सकते हैं। और देखिए, जो उसमें बताया मैंने एंडोसिम्बायोन थ्योरी में, उसी के आधार पर देखिए यहाँ पे इसमें प्लास्टिड में भी क्या होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होगा? पोरिन प्रोटीन होगा। और इसमें भी क्या होगा? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह और बैक्टीरिया की तरह। आगे देखिए, अब देख लेते हैं प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है, ये क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। और क्रोमोप्लास्ट कलर्ड है, एंड क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स। फ्रूट एंड फ्लावर्स के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट भी 3 टाइप का है, ये रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एंड क्रोमेटोफोर्स। रोडोप्लास्ट, फियोप्लास्ट एंड क्रोमेटोफोर्स, ये सब किसके टाइप है? क्रोमोप्लास्ट के। रोडोप्लास्ट प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में। रोडोप्लास्ट प्रेजेंट इन रेड एल्गी। फियोप्लास्ट ब्राउन एल्गी में। क्रोमेटोफोर्स ब्लू ग्रीन एल्गी में। ओके, ब्राउन एल्गी जो पाए जाते हैं वो कौन सी क्लास में पाए जाते हैं? फियोफाइसी में पाए जाते हैं ना, तो फियोफाइसी में पाए जाते हैं। इसी से ही आप लर्न रख सकते हैं कि इसमें फियोप्लास्ट प्रेजेंट है। रेड एल्गी को रोडोफाइसी क्लास में रखते हैं, इससे याद रख सकते हैं आप कि इसमें रोडोप्लास्ट प्रेजेंट है। आगे देखिए, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए है। ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप का है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च के स्टोरेज के लिए, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के स्टोरेज के लिए, इलायोप्लास्ट ऑयल एंड लिपिड के स्टोरेज के लिए। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अब एक क्लोरोप्लास्ट, हम इसमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। जितने ये स्ट्रक्चर्स है ना, सबके
एनसीईआरटी में क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने करी? सिम्पर ने करी। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स की। बताइए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट कहाँ होंगे? प्लांट की लीफ में। प्लांट की लीफ में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और वहीं क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट में ही प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं ना। देखिए, अब देखिए आगे, क्लोरोप्लास्ट जो है, नॉर्मली प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट जैसा है डबल मेम्ब्रेनस से एक तरह के ही पाए जाते हैं, बट कुछ प्लांट्स में जो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स, उनकी लीव्स में क्लोरोप्लास्ट दो तरह के पाए जाते हैं। डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं क्लोरोप्लास्ट, दो तरह के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्स दो तरह की होती हैं। C4 प्लांट्स में, पत्तियों में सेल्स दो तरह की होती हैं, मीजोफिल सेल्स एंड बंडल सेल्स, सीड सेल्स। मीजोफिल सेल्स में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, बट बंडल सीड सेल में ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं क्लोरोप्लास्ट। कहां पर? ग्रीन एल्गी में। वेरी वेरी IMP। जो ग्रीन एल्गी होता है वो कौन सी क्लास में आता है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आता है। और ग्रीन एल्गी में हमेशा क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग शेप के, इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं ग्रीन एल्गी में। देखिए, इसी के बारे में बताती हूं मैं। ग्रीन एल्गी कौन कौन सी? जैसे क्लोरेला, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, जिग्नीमा, ये सब ग्रीन एल्गी हैं, बट इनमें क्लोरोप्लास्ट अलग अलग टाइप का पाया जाता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरेला में कप शेप्ड होगा, स्पाइरोगायरा में रिबन शेप्ड होगा या स्पाइरल शेप, रिबन शेप या स्पाइरल शेप। ठीक, यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप्ड होगा, और ओडोगोनियम में रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होगा, जिग्नीमा में स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये फिर से स्ट्रक्चर बनाया मैंने क्लोरोप्लास्ट का। देखिए, यहां पे क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इसकी ये रही इनर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन ये है। अब यहां पे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि यहाँ पे एक जो ये सिक्के के ढेर जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, जैसे सिक्के के ढेर रखे हुए हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे पूरे को कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना। और इसके अंदर जो भरा हुआ है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो भरा हुआ था फ्लूइड, उसे क्या कह रहे थे? मैट्रिक्स कह रहे थे। बट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में जो भरा हुआ है, फिल्ड है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। आगे देखिए, ये जो ग्रेना है, ग्रेना की अगर हम एक यूनिट ले लें तो ग्रेना की यूनिट क्या है? थैलेकॉइड। क्या है? थैलेकॉइड। ठीक है, ग्रेना की एक यूनिट ले लें तो ये क्या है? थैलेकॉइड। अब थैलेकॉइड पे भी क्या पाया जाता है आगे बताऊंगी मैं। क्वांटाजोम प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चर जो बना रखा है उसमें दे रखा है अभी। और इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट में भी कैसा राइबोसोम होगा? 70S राइबोसोम। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कैसा स्पेस है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, क्लियर है सबको? और डीएनए भी कैसा प्रेजेंट होगा? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आगे चलते हैं, देखिए ये बनाया है मैंने स्ट्रक्चर इसका। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। देखिए, ये इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन।
ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखिए इसमें क्या भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या भरा था, मैट्रिक्स, बट यहां पे क्या भरा है, स्ट्रोमा। ठीक है, यहां पे देखिए अब ये जो सिक्के के ढेर जैसी संरचना है, इसे क्या कहा हमने, ग्रेना। क्या कहा, ग्रेना। इसकी यूनिट क्या है, थैलेकॉइड। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए एक ग्रेना और दूसरे ग्रेना को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो क्या है, स्ट्रोमल लैमेला। क्या है, स्ट्रोमल लैमेला। देखिए ग्रेना के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये क्वांटाजोम। क्वांटाजोम को ही फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने करी, पार्क एंड बिगिंस ने। किसकी, क्वांटाजोम की डिस्कवरी। क्वांटाजोम की डिस्कवरी किसने करी, पार्क एंड बिगिंस ने। ये भी क्वेश्चन आता है। और इसमें कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइबोसोम 70S टाइप का है, ये तो बता ही चुकी हूं मैं। आगे देखिए, अब ये भी ध्यान रखिए, एक क्वांटाजोम जो मैंने अभी ग्रेना बनाया, सिक्के की ढेर जैसी संरचना, एक को थैलाकॉइड बोल दिया, इस पे ही प्रेजेंट है क्या, क्वांटाजोम प्रेजेंट है। एक क्वांटाजोम को ले लिया मैंने, एक क्वांटाजोम में 230 क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं, 230 क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। 230 क्लोरोफिल में से 170 क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं और 60 क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, अब इसमें 170 और 60 प्रेजेंट है क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का रेशियो पूछा जाता है तो 3:1। एक क्वांटाजोम में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का रेशियो क्या है, 3:1। आगे देखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, ग्रेना, ग्रेना, ठीक है, और स्ट्रोमा। दो चीजें प्रेजेंट है ना, ग्रेना, स्ट्रोमा। ग्रेना में ये ध्यान रखिएगा आप कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। आगे देखिए, अब ये देखिए कि यहां पे जो मैंने ये थैलेकॉइड को जोड़ जोड़ के जो ग्रेना बनाया है, अब इसमें देखिए जो इसकी ऊपरी, आप ये देखिए जो इसका एक्सपोज्ड एरिया है, दो दिखाई दे रहे हैं, एक तो धसा हुआ है बीच में, मतलब एप्रेस्ड रीजन है, बीच में धसा हुआ है ना ये रीजन एक्सपोज्ड नहीं है, एप्रेस्ड रीजन है। और ये जो ऊपर का रीजन है ये कैसा है, एक्सपोज्ड रीजन है, तो इसे नॉन एप्रेस्ड रीजन भी कह सकते हैं कि ये धसा नहीं है, तो नॉन एप्रेस्ड रीजन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि अप्रेस्ड रीजन में हमेशा फोटोसिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है और नॉन अप्रेस्ड रीजन में फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अभी मैंने जो क्लोरोप्लास्ट बनाया था, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना 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 बनाए थे, दो ग्रेना के बीच में जो जोड़ रहा था स्ट्रोमल लैमेली। क्या यहाँ पे इस लैमेली में कोई धसा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, एप्रेस्ड रीजन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, केवल क्या है, एक्सपोज्ड रीजन है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, केवल PS1 प्रेजेंट होगा, PS सेकंड प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्रेस्ड रीजन में PS सेकंड प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल PS फर्स्ट प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होगा। कहाँ, स्ट्रोमल लैमेली में। आगे देखिए, अब जो ग्रेना है, ग्रेनल लैमेली और स्ट्रोमल लैमेली में क्या क्या प्रेजेंट है ये देख लीजिए। ग्रेनल लैमेली मतलब ये, ग्रेनल लैमेली में PS1 और PS2 दोनों है, क्योंकि अप्रेस्ड रीजन भी है और नॉन अप्रेस्ड रीजन भी है। जहां पे PS1 और PS2 दोनों प्रेजेंट हैं, मींस फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम सेकंड दोनों प्रेजेंट हैं, वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सब मैं पढ़ाऊंगी फोटोसिंथेसिस में, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन अभी यहाँ पे नहीं करूंगी। फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन साइक्लिक क्यों है, साइक्लिक क्यों है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से।
ठीक है, अभी बस आप ये ध्यान रखिए कि ग्रेनल लैमिनी में नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है, बट स्ट्रोमल लैमिनी में केवल PS1 है। अब केवल PS1 है तो यहाँ पे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? एटीपी सिंथेसिस। क्या है? एटीपी सिंथेसिस। देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन आती है ना, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे ये थैलेकॉइड है ना, थैलेकॉइड जुड़ के क्या बना रहे हैं? पूरा ग्रेना बना दिया है इन्होंने। सिक्के के ढेर जैसी संरचना ग्रेना कहलाती है। ठीक है, स्टॉक ऑफ थैलेकॉइड्स इज ग्रेना। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था कि जो एक्सपोज्ड रीजन है, ऊपर का रीजन है, वहां पे क्या प्रेजेंट है बताइए? PS1। और जो एप्रेस्ड रीजन है, धसा हुआ रीजन है, वहां पे PS2 प्रेजेंट है। अब ये बात आगे फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी तब आपको पता चलेगा कि सबसे पहले जो सनलाइट जाती है वो सबसे पहले फोटोन जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। फोटोन जो जाते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो सबसे पहले एप्रेस्ड रीजन के PS2 पर जाते हैं। PS2 पहले वर्क करता है, PS1 बाद में वर्क करता है। आगे मैं बताऊंगी सब कुछ कैसे कैसे है, अभी तो बस आप इतना थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब वाटर डालते हैं पानी में और सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर डाला और सनलाइट की प्रेजेंस में, ग्रेना क्या करता है? एटीपी और NADPH बना देता है। एटीपी NADPH बन गया। अब यहाँ पे स्ट्रोमा भरा है, मान लीजिए। स्ट्रोमा में क्या होती है? स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल होती है। डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, जिससे क्या होता है? फूड बनता है, सुगर, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, स्टार्च बनाता है प्लांट। कैसे? कैल्विन साइकिल के द्वारा। अब ये एटीपी और NADPH बना के तो ये ग्रेना दे देता है। ये यूज करके, स्ट्रोमा यूज करके क्या बनाते हैं? फूड बना देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो गया आपका। समझ में आ गया आपको क्लोरोप्लास्ट अच्छे से? अब हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी? पैलार्डे ने करी। किसने करी? पैलार्डे ने करी, इसलिए इसे पैलार्डे ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। अब राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? राइबोसोम। और कैसा है ये? ए मेम्ब्रेनस है। ए मेम्ब्रेनस में बताया था ना मैंने आपको, क्या क्या बताया था? राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस, ये सब क्या है? ए मेम्ब्रेनस है। अब राइबोसोम देखिए, इसकी एक छोटी यूनिट होती है, स्मॉलर सब यूनिट, और एक लार्जर सब यूनिट होती है। और ये किससे बाइंड करते हैं? mRNA से बाइंड करते हैं। राइबोसोम किससे बाइंड करते हैं? mRNA से बाइंड करते हैं। और ये क्या बनाने में रोल प्ले करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। अब देखिए, राइबोसोम प्रेजेंट कहां कहां होते हैं? प्रोकैरियोट्स में भी हैं और यूकैरियोट्स में भी हैं। केवल यही सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम है, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में है। नहीं तो सारे ही सेल ऑर्गेनेल किस में हैं? केवल यूकैरियोट्स में है, प्रोकैरियोट्स में तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। प्रोकैरियोट में 70S टाइप के, यूकैरियोट में 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम है। ये मैं बता चुकी हूं कि यूकैरियोट में 70S टाइप के राइबोसोम कहां प्रेजेंट होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, और बाकी सब में 80S टाइप का। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी बताइए? चलिए आगे देखिए। अब देखिए, राइबोसोम को ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। देखिए, ये सेल ऑर्गेनेल तो खुद भी है राइबोसोम, और जो सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट हो रहा है, और ये वैसे भी प्रेजेंट होता है। तो ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहते हैं किसे? राइबोसोम को। ठीक है,
एक नोट करके मैंने लिखा है सेल विद इन सेल किसे कहते हैं, तो सेल विद इन सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास अपना अपना डीएनए है, ये खुद भी एक सेल की तरह वर्क करते हैं, खुद अकेले भी एक सेल की तरह वर्क करते हैं, बट ये प्रेजेंट सेल के अंदर होते हैं, इसलिए इन्हें सेल विद इन सेल कहते हैं। ओके, आगे देखिए, राइबोसोम प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल बोथ। प्लांट में भी प्रेजेंट है राइबोसोम, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखिए, राइबोसोम क्या है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, वेरी वेरी आईएमपी। इस चीज को तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि ये क्या है, राइबोसोम क्या है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों है, क्योंकि राइबोसोम किससे मिलके बने हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बने हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होते हैं, बट यहाँ पे राइबोसोम में कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए। आरएनए में भी आरएनए, तीन टाइप के आरएनए होते हैं ना, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, लेकिन राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, आरआरएनए से बने हैं। जब आरआरएनए और आर प्रोटीन मिलते हैं तब बनता है राइबोसोम। आरआरएनए को क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए। समझ में आया, आगे देखिए। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी हमने देखा कि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए है, अरे यार, एमआरएनए से जुड़े हुए होते हैं क्या, राइबोसोम की सब यूनिट। ठीक है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है। अब हमें यह देखना है कि ये सब यूनिट अलग भी हो जाती है, इसका डिसोसिएशन भी होता है, एसोसिएशन भी होता है। अब ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, मैग्नीशियम आयन, वेरी वेरी आईएमपी। जब मैग्नीशियम आयन ऐड करेंगे, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, Mg+2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तब क्या होगा, इन दोनों का एसोसिएशन हो जाएगा, दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। कौन, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। और अगर मैग्नीशियम आयन रिमूव कर दिया या मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन घट गया, तब क्या होगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इनका डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, दो सब यूनिट, स्मॉलर लार्जर। एसोसिएशन डिसोसिएशन रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन बढ़ेगा तो एसोसिएशन होगा, घटेगा तो डिसोसिएशन होगा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। आगे देखिए, अभी मैंने जैसे बताया माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग के लिए यूज हो रहा था जेनस बी ग्रीन, ठीक है, जेंसियन वायोलेट, वैसे ही इसकी स्टेनिंग के लिए यूज होता है टोल्यूडिन ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, टोल्यूडिन ब्लू किसके लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए। ओके, आगे देखिए, राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम के लिए। आगे देखिए, राइबोसोम देखिए, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमें पता है 70s टाइप का है राइबोसोम, और कहां प्रेजेंट होता है, साइटोसोल में। साइटोसोल पहले ही क्लास में बता दिया मैंने कि साइटोसोल क्या होता है। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में अंतर क्या है, अगर सारे सेल ऑर्गेनेल्स निकाल दोगे, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ निकाल दिया, तो जो फ्लूइड बचा है उसे ही क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो वैसे भी सेल ऑर्गेनेल्स ज्यादा होते ही नहीं है, केवल राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसकी साइटोसोल में प्रेजेंट होता है क्या, 70s राइबोसोम। अब मैं कहूं कि राइबोसोम 70s तो होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में कैसा राइबोसोम होता है, पॉलीजोम। कैसा होता है, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। क्यों, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम को पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक एमआरएनए से कई सारे मेनी राइबोसोम अटैच्ड हैं,
मेनी राइबोसोम जुड़ सकते हैं एक एमआरएनए से प्रोकैरियोट्स में, इसलिए इसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। बट यूकैरियोट्स में देखिए, यूकैरियोट्स में दो तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप का भी होता है, 80S टाइप का भी होता है। 70S टाइप का हमें पता चल गया माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में, 80S टाइप का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा। मैंने बताया था सेल के अंदर, अगर सेल के अंदर दो न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी ने लिखी है ये बात कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा क्या, राइबोसोम, और आउटर मेम्ब्रेन से क्या निकली हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होगा राइबोसोम। कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। 80S टाइप का राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोट में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, मोनोसोम। मोनोसोम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक एमआरएनए से केवल एक राइबोसोम अटैच होगा, इसलिए इसे मोनोसोम या मोनोराइबोसोम कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में 70S, यूकैरियोट्स में 80S। अब देख लेते हैं हम इसकी सब यूनिट। इसकी सब यूनिट क्या है, 70S की स्मॉलर सब यूनिट 30S, लार्जर सब यूनिट 50S, ठीक है। 30S सब यूनिट, अब जो लिखा है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो 30S सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट, उसमें कौन सा आरआरएनए है, तो 16S आरआरएनए। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पर 60S आरआरएनए प्रेजेंट है। अब देखिए 50S लार्जर सब यूनिट है, इसमें दो तरह के आरआरएनए प्रेजेंट हैं, 5S आरआरएनए एंड 23S आरआरएनए। तो जो प्रोकैरियोट्स का 70S राइबोसोम है वो कितने टाइप के आरएनए से बना है, कितने टाइप के आरआरएनए से बना है, तो 3 डिफरेंट टाइप के आरआरएनए से बना है, 16S, 5S आरआरएनए और 23S आरआरएनए। समझ में आया आपको। यूकैरियोट्स में देखिए आप, यूकैरियोट्स में 80S टाइप का प्रेजेंट होता है, इसकी स्मॉलर सब यूनिट है 40S और लार्जर सब यूनिट है 60S। जो स्मॉलर सब यूनिट होती है 40S, इसमें 18S आरआरएनए प्रेजेंट है, 18S आरआरएनए प्रेजेंट है। बट लार्जर सब यूनिट 60S में 3 टाइप के आरआरएनए प्रेजेंट है, 5S, 5.8 और 28S आरआरएनए, ठीक है। तो टोटल कितने टाइप के, 4 डिफरेंट टाइप के आरआरएनए से बना है यूकैरियोट का राइबोसोम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए राइबोसोम में जो ये 70S और 80S देते हैं, इसमें जो S है उसे क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। इसका वैल्यू याद रखिएगा कि 10 की पावर -13 सेकेंड, ठीक, ये आता है क्वेश्चन। आगे देखिए ये एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है, इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ अ डेंसिटी एंड साइज। डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्ट मेजर है ये, ठीक है। आगे देखिए राइबोसोम कंप्लीट हो गया। राइबोसोम क्लियर है, सभी को बताइए कि राइबोसोम डन है। अगर पूरी अच्छे तरीके से राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है आपको, तो प्लीज कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैं आपके साथ हूं और आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे और रिवाइज कर लीजिए, बहुत रिवाइज कर लीजिए इन नोट्स को। आपको बहुत रामबाण की तरह नोट्स लगेंगे ये, उस टाइम पे देखिएगा A to Z क्वेश्चन इसी में से ही फंसते हुए आपको बायोलॉजी के दिखाई देंगे। आगे देखिए अब हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। साइटोस्केलेटन का रोल क्या है, ये रोल प्ले करता है मोटिलिटी में, मोटिलिटी में रोल प्ले करता है। कितने टाइप का है, 3 टाइप का, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइटोस्केलेटन 3 टाइप का है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है और माइक्रोफिलामेंट्स में एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट में लैमिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। वेरी वेरी आईएमपी।
लैमिन प्रोटीन देखिए, ये तो हमने पढ़ा है पहले, लेकिन लैमिन प्रोटीन नहीं पढ़ा था अभी तक। लैमिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है भाई? लैमिन प्रोटीन जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, इससे अटैच्ड होती है मेम्ब्रेन से। लैमिन प्रोटीन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो कहाँ कहाँ क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर बनाने में रोल है माइक्रोट्यूब्यूल्स का? तो जो सीलिया, फ्लैजेला, फ्लैजेला पाया जाता है ना, यूग्लिना में फ्लैजेला प्रेजेंट है, सीलिया पैरामीशियम में प्रेजेंट है। जहां जहां सीलिया और फ्लैजेला है केवल यूकेरियोट्स में, वो वहां वहां वो किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। ठीक है, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, इन सब में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन, और ये किस में प्रेजेंट है एक्टिन प्रोटीन? मसल कॉन्ट्रेक्शन में रोल प्ले करता है, मसल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना है ये। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन दो टाइप की होती है, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन एक साथ मिलकर क्या बना लेती हैं? डाइमर बना लेती हैं। ये देखिए, अब यही डाइमर कैसे होंगे? एक फिलामेंट बना लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ऐसे ऐसे डाइमर एक साथ लग लग के ये पॉलीमराइजेशन हो जाता है ना इसका, और ये एक फिलामेंट बना लेंगे जिसे कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। क्या कहते हैं? प्रोटोफिलामेंट। अब ऐसे ही 13 प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर, 13 प्रोटोफिलामेंट ऐसे ऐसे नीचे नीचे मिलकर क्या बना लेते हैं? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। समझ में आया सबको? चलिए, अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंजमेंट 3 टाइप का होता है। सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल मतलब एक ही माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ है किसका? 13 प्रोटोफिलामेंट मिलाकर एक कंप्लीट माइक्रोट्यूब्यूल, कंप्लीट है। डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, डबलेट में एक कंप्लीट होगा और एक इनकम्प्लीट होगा, एक 13 प्रोटोफिलामेंट का होगा और एक 10 प्रोटोफिलामेंट का होगा, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ट्रिपलेट में क्या होगा? एक तो कंप्लीट होगा और 2 इनकम्प्लीट होंगे, एक 13 प्रोटोफिलामेंट का है और एक 2 जो हैं वो 10 और 10 प्रोटोफिलामेंट के बने हुए हैं, एक कंप्लीट है और 2 इनकम्प्लीट है। ठीक है, आगे देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमने पढ़ा है कि सीलिया में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। अब यहां से आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। यहां पे देखिए यूकेरियोट्स की बात हो रही है, जो फ्लैजेला बैक्टीरिया में प्रेजेंट है वहां की बात नहीं हो रही है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट का अलग मैटर है। यहाँ पे यूकेरियोट की बात हो रही है। यूकेरियोट जैसे क्या हुआ? पैरामीशियम हुआ ना, और यूग्लिना हुआ, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? जो फ्लैजेला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है, यूकेरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला में। ठीक है, अब देखिए सीलिया और फ्लैजेला में किस तरह का अरेंजमेंट होता है? 9+2 अरेंजमेंट। अब 9 क्या होते हैं यहाँ पे? 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल। 9 कैसे होते हैं? डबलेट, ऐसे ऐसे करके 9 डबलेट होंगे। जैसे देखिए 9 डबलेट होंगे, कई सारे 9 डबलेट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, और ये डबल है, डबल डबल प्रेजेंट है, 9 डबलेट प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए ना आप, जैसे कि मैंने बना दिया एक यूग्लिना का ले लिया फ्लैजेला को बीच से कट कर दिया, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब देखा तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसमें 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे किनारे किनारे। अब 9 कैसे हैं? डबलेट हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कैसे हैं? पेरी फेरी पे हैं, किनारे किनारे हैं। और
टू की क्या कंडीशन है, टू जो है वो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल है और कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। देखिए ये क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है और कैसे हैं, सिंगलेट हैं। ओके, टू सिंगलेट हैं और सेंटर में प्रेजेंट हैं और 9 पेरीफेरी पे हैं और डबलेट हैं, सीलिया और फ्लैजिला दोनों में। समझ में आई बात। 9+0 अरेंजमेंट देखते हैं। 9+0 अरेंजमेंट कहां प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में। बेसल बॉडी क्या होती है, जैसे कि यूग्लिना है, यूग्लिना में हमने जो फ्लैजिला बनाया, फ्लैजिला जहां से अराइज होता है, सीलिया जहां से अराइज होते हैं पैरामीशियम में, उस पॉइंट को कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी और सेंट्रियोल दोनों में कौन सा अरेंजमेंट प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल का 9+0 अरेंजमेंट। अब 9 देख लीजिए, इसमें 9 ट्रिपलेट होता है। जो अभी सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट वाली बात बताई थी मैंने, 9 कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है। ऐसे ट्रिपलेट कितने पाए जाएंगे, ट्रिपलेट 9। ठीक है, और किस पे होते हैं, पेरीफेरी पे, किनारे किनारे होते हैं। और सेंटर में 0 है ना, सेंटर में तो नो माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा। ओके, समझ में आया। अब यहां से देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहां पे 9 डबलेट है ना, तो 9 × 2 कितने हो गए, 18। 9 × 2 18। और सिंगलेट कैसा है, सिंगलेट एक है, 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर 18 और 2 20 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट हैं सीलिया एंड फ्लैजिला में। ऐसा भी पूछा जा सकता है आपको कि सीलिया और फ्लैजिला में कितने माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, तो 20 प्रेजेंट है। 9 को डबलेट कर दो, 9 को इंटू कर दो 2 से, और 2 उसमें वो कर दो, जोड़ दो। सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में कैसे कितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो 9 × 3, 9 3 जा 27। तो यहाँ और बीच में क्या है, बीच में तो 0 है, तो ओवरऑल 27 यहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये आप समझी गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 9 डबलेट है और बीच में क्या है, बीच में 2 सिंगलेट प्रेजेंट हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और यहाँ पे जो 2 सिंगलेट को आपस में जोड़ा है, मतलब ये देखिए सेंटर में जो प्रेजेंट है इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल सीथ। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रल सीथ। ओके, अब ये जो डबलेट हैं, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, इन्हें सेंट्रल सीथ से जोड़ने का काम कौन करता है, सेंट्रल सीथ से जोड़ने का काम करता है रेडियल स्पॉक्स। तो अगर हम कहें रेडियल स्पॉक्स कितने प्रेजेंट होंगे सीलिया और फ्लैजिला में, तो वो भी 9 होंगे। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेडियल स्पॉक्स भी कितने होंगे, जितने माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो डबलेट के रूप में, उतने। ठीक है, अब देखिए 2 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं लिंकर। जो इसे अटैच कर रहा है उसे कहते हैं लिंकर या इंटर डबलेट ब्रिज। लिंकर या इंटर डबलेट ब्रिज। ओके, समझ में आया सबको। अगर सबको क्लास समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताइएगा। और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, एक बार ट्रस्ट करके देखिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और आपकी बायोलॉजी इंटरेस्ट बढ़ेगा बायोलॉजी में। अभी तक इंटरेस्ट अगर नहीं था आपका तो अब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा बायोलॉजी में। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।